सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी आपको संविधान पढ़ा रहा हूं और संविधान में हम लोग पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। तो आज हम लोग मौलिक अधिकार में जो हमारा छठवां अधिकार है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 5 मौलिक अधिकार के बारे में देखा था। यहाँ पर देख सकते हैं आप, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधित अधिकार तक, मतलब हम लोगों ने अनुच्छेद 30 तक देखा था। साथ ही मैंने 31 के बारे में बताया था कि अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकार से हटाकर संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है और उसे अनुच्छेद 300 ए में रखा गया है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में, जो कि आपके अनुच्छेद 32 है। तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है और सबसे इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार है, क्योंकि इसी के जरिए ऊपर के जो 5 मौलिक अधिकार है वो जारी किए जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखिए, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। इस पॉइंट को आप नोट कर ले, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को कहा है। तो अनुच्छेद 32। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसी के बारे में। इस अनुच्छेद के तहत न्यायालय निम्न 5 रीट जारी कर सकती है। तो 5 रीट जारी कर सकती है न्यायालय इस अनुच्छेद के तहत। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी रीट है वो। देखिए 5 रीट यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार प्रेक्षा। तो 5 रीट जारी कर सकती है न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत। तो देखिए रीट क्या है। तो सामान्य तौर पर न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को रीट कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग डिटेल में। देखिए आप किस चीज को क्या कहा जाता है। सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका मतलब होता है सशरीर उपस्थित करो। इस चीज को मैच द फॉलोइंग सही जोड़ी में पूछा जाता है या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या कहा जाता है। तो सशरीर उपस्थित करो, इसका मतलब होता है सशरीर उपस्थित करो। इसमें देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जा सकती है। तो देखिए किसी भी को गिरफ्तार किया जाता है तो उस पर याचिका दायर किया जा सकता है न्यायालय में कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उन्हें अभी तक न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। तो 24 घंटे के भीतर न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति को प्रस्तुत करना होता है और ऐसा नहीं करने पर याचिका दायर करने के बाद न्यायालय एक रीट जारी करती है कि उस व्यक्ति को सशरीर 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत किया जाए। तो यही है बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए यह रीट एक आदेश के रूप में है जिसमें किसी बंदी बनाए गए व्यक्ति को बंदी बनाने के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी की वैधता को प्रमाणित करने के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने का आदेश होता है। सिंपल सा चीज है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दूसरा है परमादेश। इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। इसको आप याद रखिएगा। यह सरकारी अधिकारी के विरुद्ध होता है। सरकारी अधिकारी को अपने कर्तव्य का पालन के लिए न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है। मान लो कोई सरकारी अधिकारी अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो न्यायालय में याचिका दायर करने पर तो न्यायालय एक रीट जारी करती है कि वो अपने कर्तव्य का पालन करें जो संबंधित व्यक्ति रहता है उसके लिए। तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा है प्रतिषेध। इसका मतलब होता है मना करना। प्रतिषेध मतलब मना करना। तो यह रीट उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को जारी किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के अपने क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य करने पर उच्च न्यायालय द्वारा उसे मना करना। तो देखिए इसका मतलब है अगर कोई न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से बाहर के कार्य को कर रहा है तो उससे ऊपर जो न्यायालय है वो उनको रीट जारी करता है कि आप इस कार्य को ना करें। मतलब उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को मना कर दिया जाता है कि आपके ये क्षेत्राधिकार पे नहीं है, आप इस कार्य को नहीं कर सकते।
तो यही रहता है, उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को जारी किया जाता है, एक रीट जारी किया जाता है, एक आदेश जारी किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। चौथा है उत्प्रेषण। इसका मतलब होता है पूर्णता सूचित करो। देखिए, पूर्णता सूचित करो होता है उत्प्रेषण के मतलब। मैं आपको फिर से बता दूं, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है, या फिर पांचों को दे दिया जाता है और उसको सही जोड़ी के रूप में मिलाना होता है। तो देखिए, उत्प्रेषण में उच्च कोर्ट के द्वारा निम्न कोर्ट को जारी किया जाता है। तो उच्च कोर्ट के द्वारा निम्न कोर्ट को रीट जारी किया जाता है। यह एक न्यायिक रीट होता है जो कि निम्न न्यायालय में चल रही प्रक्रिया को रोककर अपने पास मंगाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है। तो अगर किसी निम्न न्यायालय में कोई केस चल रहा है जो कि लोक महत्व से संबंधित है या फिर बहुसंख्य लोगों से संबंधित है, ऐसा कोई केस चल रहा है जिसमें बहुत सारे लोगों से संबंधित मामले जुड़े हुए हैं, तो ऐसे केस को सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय अपने पास मंगा सकता है। मतलब उस केस का जो फैसला है अब वो निम्न न्यायालय ना करके सर्वोच्च न्यायालय करेगा या फिर उच्च न्यायालय करेगा। तो निम्न न्यायालय के केस को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने पास मंगाता है, उसे कहा जाता है उत्प्रेषण। देखिए, उच्च कोर्ट द्वारा निम्न कोर्ट पर जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा है आपका अधिकार प्रेक्षा। इसका मतलब होता है किस अधिकार से। तो अधिकार प्रेक्षा किस अधिकार से। तो देखिए, इसमें किसी व्यक्ति की पद की वैधानिकता की जांच के लिए कोर्ट द्वारा सरकारी अधिकारी को रिट जारी किया जाता है। तो यदि किसी ने न्यायालय में याचिका दायर करा दिया कि वो जो सरकारी अधिकारी है वो कपट से, वो छल से या वो फेक तरीके से उस पद पर काबिज है, तो उसकी जांच करने के लिए कोर्ट द्वारा सरकारी अधिकारी को रिट जारी किया जाता है। मतलब उसकी पद की जांच किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आपका मौलिक अधिकार समाप्त होता है और आगे हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 के बारे में। तो मौलिक अधिकार जो मैंने आपको पढ़ाया है वो सारे इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उसे अच्छे से पढ़िएगा। आगे देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 33 के बारे में। अनुच्छेद 33 क्या कहता है? सेना के अधिकारी व कर्मचारी जो कि सैनिक कर्मचारी है, उनके लिए जो मौलिक अधिकारों में छूट होता है और जो संरक्षण प्रदान किया जाता है उसके बारे में। तो अनुच्छेद 33 के तहत सेना के अधिकारियों के लिए मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ प्रावधान है, उसे दिया गया है इसमें, जो कि सिर्फ सेना से जुड़े लोगों के लिए है। आगे देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 34। तो देखिए, अनुच्छेद 34 क्या कहता है? मार्शल लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मार्शल लॉ से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 34 इसमें दिया गया है मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ की स्थिति में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। तो आपके जितने भी मौलिक अधिकार है उस पर प्रतिबंध लग जाता है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन से अनुच्छेद को छोड़कर बाकी सब अनुच्छेद निरस्त हो जाते हैं मार्शल लॉ के समय में। तो देखिए, मार्शल लॉ के समय क्या होता है? जिस समय सेना का शासन आ जाता है, ऐसा टाइम आ जाता है कि आपातकालीन का समय रहे, और उस समय जब हमारा मौलिक अधिकार का निरस्त होना आवश्यक होता है तो मार्शल लॉ के तहत मौलिक अधिकारों को निरस्त कर दिया जाता है, जिसमें अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ दिया जाता है। नोट देखिए, इंपॉर्टेंट चीज, संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि कौन से मौलिक अधिकार विदेशी लोगों को प्राप्त नहीं होते, सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने इस वीडियो में जो जो पढ़ा सारी चीज इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। सारी चीजों को आपको अच्छे से पढ़ना है और अपनी तैयारी को बेहतर करना है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे भाग 4 के बारे में, जो कि आपके नीति निर्देशक तत्व से संबंधित होंगे।